हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड विद कुबेर कुंजी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और मार्केट में ये कैसे काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू a concentration of demand or buying interest. This means that the price is more likely to bounce off this level rather than break it out. The support level is always below the current market price. तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि नीचे से शुरू करते हैं। एक्चुअली सपोर्ट लेवल इज़ ऑलवेज बिलो द करंट मार्केट प्राइस। तो सपोर्ट लेवल जहाँ भी क्रिएट होता है हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही होता है। मतलब अगर प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है तो जो सपोर्ट बनेगा वो 100 रुपीज़ के नीचे ही बनेगा, 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं बनेगा। दूसरा, दिस मीन्स दैट द प्राइस इज़ मोर लाइकली टू बाउंस ऑफ दिस लेवल रादर देन ब्रेक थ्रू इट। मतलब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो भी होगा वहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय उसे ब्रेक करने के। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। मतलब कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे कोई उसको सपोर्ट लेवल मिल रहा है तो हो सकता है कि प्राइस वहाँ से बाउंस बैक कर जाए और हो सकता है कि प्राइस वहाँ से बाउंस बैक ना भी करे। लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करेगा या प्राइस वहाँ पर आकर रुकेगा इन द सेंस साइडवेज में जाएगा। साइडवेज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप अभी इतना समझ लीजिए कि प्राइस वहाँ पर आकर सपोर्ट ले लेगा, यानी कि प्राइस वहाँ पर आकर फॉलिंग उसकी स्टॉप हो जाएगी, आगे प्राइस डाउन नहीं होगा। अब फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू अ पॉज ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड और बाइंग इंटरेस्ट। मतलब कि कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज, जैसा मैं अभी बोल रहा था कि चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती। तो एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस वहाँ पर डाउन ट्रेंड पॉज हो जाएगा, प्राइस वहाँ पर जो है और नीचे नहीं जाएगा और वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों, आपको ये मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पेन है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से उसका प्राइस बहुत अच्छा है। मतलब अगर प्राइस 10 रुपये के हिसाब से अगर पेन अच्छा है तो लोग उसे ख़रीदना प्रेफर करेंगे, लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। अब क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस पेन का प्राइस बढ़ा देगी। हो सकता है वो 10 से 11 रुपये या 12 रुपये उसका प्राइस कर दे। ठीक है, अब लोग क्या देखेंगे कि क्या 12 रुपये में या 11 रुपये में वो पेन अच्छा है या नहीं है। इन केस अगर उन्हें लग रहा है कि 11 रुपये या 12 रुपये में भी ये पेन अच्छा है तो डिमांड तब पर भी बनी रहेगी। लेकिन अब अगर कंपनी ने प्राइस फिर से बढ़ा दिया, हो सकता है प्राइस वो 15 रुपये कर दे। अब अगर लोगों ने देखा कि नहीं, 12 रुपये के हिसाब से तो ये पेन ठीक था, लेकिन अब 15 रुपये के हिसाब से ये पेन ठीक नहीं है, मतलब हमें इससे बेटर पेन मिल सकता है। तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, लोग उस पेन को ख़रीदना बंद कर देंगे, उसे नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि कंपनी को लॉस होगा, तो कंपनी अपने आप ही पेन का प्राइस वापस से डाउन कर देगी, 12 रुपये या 11 रुपये में ले आएगी। तो इसका मतलब है कि जो 12 रुपये या 11 रुपये जो हम बात कर रहे हैं वो उस पेन के प्राइस का एक सपोर्ट लेवल है कि प्राइस जो नीचे जा रहा है, एक तो वहाँ से वो बाउंस बैक हुआ। क्योंकि 12 रुपये के में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो चांसेस है कि वहाँ से प्राइस मतलब अब 12 के नीचे प्राइस और डाउन नहीं होगा। ठीक है, इन केस अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं 12 में भी पेन महंगा है तो प्राइस और नीचे जा सकता है, हो सकता है 11 आ जाए या फिर वापस से 10 चला जाए। लेकिन अगर लोगों को लग रहा है, क्षमा करिए, अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं पेन का प्राइस 12 रुपये ठीक है, तो लोग वापस से बाइंग जनरेट कर देंगे, डिमांड वहाँ पे फिर से जनरेट हो जाएगी और प्राइस पेन का फिर से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि ड्यू टू हैवी डिमांड और ड्यू टू बाइंग प्रेशर। तो सेम वही सपोर्ट में भी होता है दोस्तों। स्टॉक का प्राइस अगर कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, फिर एक प्राइस पर मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपये का है, प्राइस उसका कंटिन्यू नीचे गिर रहा है और 150 पर वो आ गया है,
अब क्या होगा, अगर लोगों को लग रहा है कि 150 के हिसाब से वो स्टॉक सही है तो लोग क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे उस स्टॉक को, जिससे कि वापस से प्राइस बाउंस बैक होने लगेगा। तो यही जो 150 रुपीज़ है ये जो है स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा होता है कि प्राइस फिर से स्टॉक का गिरने लगे तो चांसेस रहता है कि स्टॉक 150 के नीचे ना जाए। क्योंकि वहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स थे कि इस प्राइस पर ये स्टॉक सही है, मतलब इस स्टॉक को खरीदना इस प्राइस पर सही है। तो हो सकता है फिर से वो सेंटीमेंट जनरेट हो और लोग 150 पर फिर से उस स्टॉक को खरीदने लगें। लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगर स्टॉक की पोजीशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है लोग सोचें कि 150 पर भी इस स्टॉक को खरीदना अच्छा नहीं है, मतलब नुकसान होगा हमें। तो हो सकता है कि लोग वहाँ पर बाइंग जनरेट ना हो, लोग वहाँ पर ना खरीदें, डिमांड जनरेट ना हो, तो उस स्टॉक का प्राइस 150 के नीचे जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो ये जस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहाँ से बाउंस बैक ले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, इट इज़ वेयर द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेजिस्टेंस as it rises. This means that the price is more likely to bounce off this level rather than break through it. Resistance zone arise due to selling interest when price has increased. The resistance level is always above the current market price. तो एक बार फिर से हम लोग लास्ट लाइन से शुरू करते हैं। द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल जो भी होता है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है, करंट मार्केट प्राइस उससे नीचे होगा। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है तो रेजिस्टेंस हमेशा 100 रुपीज़ से ज़्यादा का ही होगा। ठीक है। रेजिस्टेंस जोन अराइज ड्यू टू सेलिंग इंटरेस्ट व्हेन प्राइस हैव इंक्रीज्ड, यानी कि रेजिस्टेंस जोन कब राइज होता है या रेजिस्टेंस लेवल कब राइज होता है, जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं और लोग उसको अब खरीदने से रिफ्यूज़ करने लगते हैं, अब उसको नहीं खरीदते हैं और बजाय खरीदने के अपना जो भी स्टॉक है उसको बेचने लगते हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होता है। अब फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। इट इज़ वेयर द प्राइस टेंड टू फाइंड रेजिस्टेंस as it rises. This means that the price is more likely to bounce off this level rather than break through it. ठीक है, यानी स्टॉक का प्राइस जब काफ़ी बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होने लगता है और प्राइस के चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस फिर से नीचे आने लगेगा। अब इसको एक एग्जांपल से, जो मैंने अभी पेन वाला एग्जांपल दिया था उससे फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई पेन ख़रीदा है या कंपनी ने कोई पेन लॉन्च किया है, 10 रुपये उसका प्राइस था, बढ़ते बढ़ते वो 15 रुपये चला गया। अब मैंने आपको बोला था कि 15 रुपये में के बाद क्या हुआ कि लोग अब उसको ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस और पेन का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को लग रहा है कि 15 रुपये इस पेन के हिसाब से महंगे हैं, तो लोग क्या करेंगे कि अब वो पेन खरीदना बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में बाय डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिमांड कम होगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर कंपनी को डिमांड जनरेट करना है तो प्राइस उसको कम करना ही पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो जो 15 रुपीज़ हो गया, जो 15 रुपीज़ जहाँ पर डिमांड कम हो गई थी, ये जो 15 रुपीज़ का लेवल है ये उस पेन के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि 15 प्राइस जैसे ही आता है वैसे ही लोग उस पेन को ख़रीदना बंद कर देते हैं, उसकी डिमांड बंद हो जाती है। अब इसको हम स्टॉक में समझ लेते हैं कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, बढ़ते उसकी डिमांड काफ़ी हुई तो उसका प्राइस 150 या 200 चला गया। मान लेते हैं कि 200 चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों को लग रहा है कि जो 200 रुपीज़ प्राइस है इस स्टॉक का, ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 200 रुपीज़ के हिसाब से ये स्टॉक नहीं है। तो लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर और बाइंग नहीं करेंगे, वहाँ पर बाइंग बंद हो जाएगी, सेंटीमेंट्स वहाँ पर सेलिंग के जनरेट हो जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, जिन्होंने भी बाय कर रखा है, अब क्योंकि प्राइस तो और बढ़ नहीं रहा है तो वो भी क्या करेंगे, वहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक का प्राइस फिर से वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये भी श्योरिटी नहीं है कि प्राइस वहाँ से नीचे आने ही लगेगा। क्योंकि हो सकता है कि
उस स्टॉक के सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे हों, हो सकता है स्टॉक काफ़ी अच्छा हो, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस हो सकता है क्रॉस कर जाए, हो सकता है लोग उसको 250 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अभी क्या है, चांसेस ये रहता है कि अगर 200 रुपीज़ अगर प्राइस है, वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वापस आ जाए, वहाँ पर लोग रिफ्यूज़ करने लगे हैं उसको ख़रीदने से। तो ये जो 200 रुपीज़ का लेवल है, ये उस स्टॉक के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मैं इसको आपको एक बार ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ, कि ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि पहले सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके स्टॉक का प्राइस है, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है आपका। तो अभी क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल, ये ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये लेवल ए है, ये लेवल बी है, और ये लेवल सी है। ठीक है, तो ये लेवल ए बी सी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक का प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस ए पर, लेवल ए पर इसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया ऊपर जाने से, और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, फिर प्राइस किसी तरह चढ़ के, लोगों को शायद सेंटिमेंट्स अच्छे लगे, किसी तरह प्राइस चढ़ के लेवल बी पर गया, और प्राइस फिर से नीचे आ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि अब ये प्राइस जो है, यहाँ पर भी चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, तो चांसेस है कि सेलिंग प्रेशर आ जाए। फिर क्या हुआ कि फिर वो सी पर गया। तो ये एक सिंपल रेजिस्टेंस का एग्जांपल है कि यहाँ पर ए बी सी एक रेजिस्टेंस है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें कई सारे केस भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस जा रहा है, ये स्टॉक जा रहा है, ठीक है, अब स्टॉक ने यहाँ पर साइडवेज ले लिया, तो यहाँ पर ये जो लेवल आ गया, ये आपका नीचे वाला जो लेवल है, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो जो लेवल ए था वहाँ पर तो प्राइस क्रॉस कर गया, लेकिन लेवल बी पर प्राइस ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया। लोगों को लगा कि अब यहाँ पर प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, अब प्राइस डाउन होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने, मतलब ये सेंटीमेंट 100% नहीं आया, कुछ लोगों ने सोचा कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन्होंने सेलिंग किया। लेकिन जो और लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, प्राइस यहाँ पर सही है, तो वो फिर से स्टॉक को ऊपर ले गए। तो इस तरह से फिर वो नीचे लाए, फिर वो ऊपर ले गए। फिर क्या हुआ, प्राइस फाइनली क्या हुआ कि जो सेलर्स थे, वो सेंटीमेंट्स इतना बढ़ गया कि सेलर्स ने प्राइस वहाँ पर ऊपर जाने से, या मतलब बायर्स ने वहाँ पर ऊपर प्राइस को ले जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, और प्राइस वहाँ से नीचे आ गया। इसको सिंपल सा ये भी समझ लेते हैं, ये मान लीजिए ये जो लेवल है हमारा, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों चांसेस होते हैं कि प्राइस देखिए ऊपर यहाँ पर जा रहा है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक का प्राइस कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे तो आता ही है। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ये नीचे आया, फिर क्या हुआ कि चांसेस थे कि फिर से प्राइस ऊपर जाए, लेकिन प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो अगर यहाँ पे बार बार ये प्राइस ऊपर जाके नीचे ले रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। समझे दोस्तों? ठीक है, अभी क्या हुआ, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, और फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ ही क्रैश कर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि प्राइस ने 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल फेस किया। ठीक है, देखिए एक बार प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, फिर से ऊपर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर जो गया तो ऊपर ही चला गया। तो ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल हैं, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको ऐसे यहाँ पर नोट पैड, इस पर MS पेंट पर समझा रहा हूँ।
इसके बाद मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस लेवल कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इन्हीं में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे थे कि ये जो ऊपर बना ये रेजिस्टेंस लेवल है, हमेशा प्राइस के ऊपर होगा, और सपोर्ट क्या होगा, प्राइस के हमेशा नीचे होगा। तो ये जो लेवल आपका बना यहाँ पर, ये आपका सपोर्ट लेवल बना। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि नीचे जाने से रिफ्यूज़ कर दिया और प्राइस ऊपर ही चला गया। तो प्राइस इसके नीचे नहीं गया, तो ये लेवल जो है, ये लेवल अब जो आपका है, ये लेवल ये आपका स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल आपका सपोर्ट के लिए काम करेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से भी नीचे जाने से मना कर दिया। सेम इस सी के केस में ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक बार लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, ये एग्जाम्पल 3 हो गया, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में हमने आपको सपोर्ट बता दी। अब एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल कैसे काम करेगा या कहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, ये जो लेवल है, ये देखिए ये वाला लेवल, ये आपका सपोर्ट लेवल कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर बार बार बाउंस बैक हो रहा है, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। कई बार प्राइस यहाँ पर आया ऊपर नीचे, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये लेवल जो आपका होगा, ये होगा सपोर्ट लेवल। ठीक है दोस्तों, सेम वही इस केस में आपका ये जो लेवल होगा, ये आपका होगा सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर आया, फिर नीचे गया, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं गया और प्राइस ऊपर फिर से जूम कर गया, तो ये आपका सपोर्ट होगा। और एग्जाम्पल 4 में ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके सपोर्ट लेवल कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए एक बार कुछ एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर देखिए प्राइस ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर से ये नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, लेकिन पहले वाला जो पॉइंट है उसको इसने क्रॉस नहीं किया और प्राइस नीचे आ गया। फिर से जब ऊपर गया, फिर से पहले वाले पॉइंट को इसने क्रॉस नहीं किया, फिर प्राइस नीचे आ गया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी इसने क्रॉस नहीं किया, फिर प्राइस नीचे आ गया, और फिर फोर्थ टाइम इसने क्रॉस किया तो प्राइस देखिए ऊपर जूम कर गया। लेकिन नीचे में भी क्या हुआ कि सेम पॉइंट पर आकर ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है नीचे जाने से। तो जो नीचे वाला लेवल है ये आपका सपोर्ट लेवल कहलाएगा, और जो ऊपर वाला लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब सेम यही रेजिस्टेंस लेवल जब प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इसमें क्या हुआ कि अब प्राइस ऊपर से जब नीचे आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी बार रुका, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 टाइम्स ऐसा हुआ यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने फेस किया। तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल जब प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इस प्राइस के लिए, इस स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल का काम करने लगेगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए वहाँ से जब नीचे आया तो इसने इसी प्राइस पर आकर बाउंस बैक लिया पहले वाले रेजिस्टेंस पर, और फिर से प्राइस ऊपर चला गया और एक नया रेजिस्टेंस इसने बना दिया, और फिर से प्राइस नीचे आया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर, और उसी सपोर्ट लेवल से जो पहले रेजिस्टेंस लेवल वर्क कर रहा था, अब सपोर्ट लेवल की तरफ वर्क कर रहा है, वहाँ से ही इसने फिर से बाउंस बैक ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में भी क्या हुआ कि जो फर्स्ट ग्रीन मार्क है, पहले यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ग्रीन मार्क है जो, वहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसने सपोर्ट लेवल का काम किया और प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया। इसके बाद जब प्राइस ऊपर बाउंस बैक हुआ
और सेकेंड टाइम जब देखिए नीचे आया एक इस रेड कैंडल से, फर्स्ट रेड कैंडल जो आपको फर्स्ट रेड एरो दिख रहा है वहाँ पर देखिए रेड कैंडल है, वहाँ से नीचे आया तो इसने क्रॉस कर गया ये इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया और फिर कहाँ जाके रुका, सीधे सेकेंड सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, सेकेंड सपोर्ट लेवल इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर उस लेवल पे देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 कैंडल हैं जो इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी। फिर जो सिक्स रेड कैंडल बनी, जो सिक्स बड़ी वाली रेड कैंडल है, ये जब बनी तब इसने सेकेंड प्राइस को क्रॉस किया, तो तब तक ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल काम कर रहा था। फिर जब थर्ड लेवल पे आया, जो सबसे लास्ट वाला जो थर्ड आपको ग्रीन एरो दिख रहा है, जब वहाँ पर आया तो प्राइस ने फिर नीचे जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये भी एज अ सपोर्ट लेवल वर्क करने लगा और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो गया। देखिए, ठीक है, अब यहाँ से प्राइस जब बाउंस बैक हो गया तो जो नंबर 2 है, जो पहले एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगा, तो चांसेस है कि प्राइस वहाँ से नीचे आ जाए। तो देखिए प्राइस थोड़ा ही ऊपर गया, उसके बाद उसने ऊपर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया और प्राइस नीचे आ गया। फोर्थ वाले एरो को देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया और फिर से प्राइस ने एक बार बिग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया और इस बार इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद प्राइस कहीं पर भी रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा है और प्राइस सीधे ऊपर जूम कर गया नंबर 1 पर। ठीक है, तो नंबर 1 आपका इस समय रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जो पहले सपोर्ट लेवल था। नंबर 1 देखिए, जो पहला ग्रीन एरो है ये यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, अब यही नंबर 1 यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो प्राइस क्या हुआ, देखिए नीचे आ गया। फिर से एक बार इसने जो बड़ा वाला रेड एरो है वहाँ पर देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मे बी सेलर्स वर हैवी, वहाँ पर सेलर्स हैवी थे, तो प्राइस ने फिर से ऊपर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया और इस बार जो रिफ्यूज़ किया तो प्राइस सीधे नीचे आ गया, जो हमारा पहले नंबर 2 का सपोर्ट लेवल था वहाँ पर। लेकिन नंबर 2 का जो सपोर्ट लेवल था वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिला और वो टूटकर नीचे चला गया नंबर 3 पर और वहाँ पर उसको सपोर्ट मिला जाके। तो नंबर 3 में जब उसको सपोर्ट मिला तो वहाँ से फिर से वो प्राइस बाउंस बैक हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन गया, नंबर 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब नंबर 3 पे ये नीचे आ गया, प्राइस सपोर्ट लिया इसने, तो बाउंस कर रहा है, तो कहाँ तक चांसेस है प्राइस के कि ये बाउंस कर जाए। तो इसमें दोस्तों देखिए, जो नंबर 2 है, जो सबसे पास का आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, चांसेस होता है कि प्राइस वहाँ तक ही जाए, वहाँ से फिर से बाउंस बैक कर जाए। तो इसके जो नियर का 2 रेजिस्टेंस हमें अब मिल रहे हैं, नंबर 3 के बाद 2 रेजिस्टेंस हैं, एक नंबर 2 एक नंबर 1। तो चांसेस है कि नंबर 2 से एक बार प्राइस फिर से बाउंस बैक ले, और अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं लेता है, इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो फिर चांसेस होता है कि नंबर 1 से बाउंस बैक ले। और अगर इन केस नंबर 1 से बाउंस बैक लिया तब तो प्राइस नीचे आके 2 के आसपास आ जाएगा। अगर बाउंस बैक नहीं ले रहा है, इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो प्राइस फिर ऊपर ही जूम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर जो लास्ट रेड एरो है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर नंबर 2 सपोर्ट पर रेजिस्टेंस फेस किया उसने और फिर प्राइस नीचे चला गया और 3 को भी क्रॉस करके नीचे चला गया। फिर वहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक लिया और नंबर 2 पर फिर से आ गया। तो ये जस्ट एक ये जस्ट एक एग्जाम्पल था दोस्तों। आप जब इसको शेयर मार्केट में देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और भी कई सिनेरियोस क्लियर होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये सिनेरियो है हमारे पास। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट वाले जो सर्किल बना हुआ है, फिर वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया, फिर से एक बार ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दूसरा, इसको भी आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, यहाँ पर सर्कल नहीं बना हुआ है, प्राइस नीचे आया, फिर ये नीचे सपोर्ट का सर्कल बना हुआ है और प्राइस फिर से ऊपर गया। तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने फर्स्ट सर्किल पे, और जब इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया। देखिए कई सारी कैंडल्स हैं, कई बार इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया है।
ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर चला गया। फिर इसने प्राइस, क्योंकि मैंने बोला सीधे ऊपर या नीचे नहीं आता, फिर देखिए साइडवेज गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थर्ड सर्किट पे इसने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे मतलब कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे कोई ट्रेड सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो स्टॉक मार्केट आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा कि प्राइस कहाँ पर जाकर रुक सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या कहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।